So, hi everyone. In Hello, today's sir. session, we are just going to learn about design thinking. So, what is design thinking and how this concept is working? So, design thinking is a very new concept of thinkings regarding the problems and regarding the problem solution. So, thinking what we are just thinking. So, thinking जो होता है ना, जो हम लोग सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, जो हम सोचते हैं या जो हम परसेप्शन बनाते हैं, वो हमारा थिंकिंग होता है। लेकिन जब हम उसी चीज को डिजाइनर वे में सोचते हैं ना, तो वो हमारा डिजाइन थिंकिंग कहलाता है। ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो थिंकिंग और डिजाइन थिंकिंग दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम ये बोले कि आई एम अ डिजाइन थिंकर, तो जैसे आप इस वर्ड का यूज करते हैं ना कि आई एम अ डिजाइन थिंकर, आपका जो कैरियर ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली 60% हाइक हो जाता है। ठीक है, तो ये 60% हाइक होना मीन्स कि आपके परफॉर्मेंस को ये इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो आज के समय में जितनी भी कंपनियां हैं जो हम लोग देखते हैं ना, जियो हो, अमेजोन हो, फेसबुक हो, एडब हो, गूगल हो, कोई भी कंपनी है, वो आज के समय में ऐसे लोगों को सर्च कर रही है जिनके अंदर में डिजाइन थिंकिंग स्किल हो। तो ऐसे लोग जिनके अंदर में डिजाइन थिंकिंग स्किल है, उनको बहुत आसानी से जॉब हाइक मिलता है और वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा इम्प्रूव करते हैं। तो इनके अंदर ऐसा क्या है जो दूसरों के अंदर में नहीं हो पाता? तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये डिजाइन थिंकिंग है क्या। तो डिजाइन थिंकिंग और नॉर्मल थिंकिंग दोनों में जो बेसिक अंतर है ना, वो क्या होता है कि जो नॉर्मल, जो आप सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में, वो आपका केवल खुद का नजरिया होता है। यानी कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सोचते हैं तो वो अपने नजरिए से सोचते हैं, अपने ढंग से सोचते हैं। लेकिन डिजाइन थिंकिंग में क्या होता है कि आप जब सोचना शुरू करते हैं तो जिसकी समस्या है, आप उनके जगह पर खड़े होकर के सोचते हैं। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो जब आप उनके प्रॉब्लम से रिलेट करके सोचते हो, तो आप उनकी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए कि हम ये बोलें कि आज के समय में बहुत सारा डिजाइन प्रोसेस होता है, बहुत सारे डिजाइनिंग वर्क होते हैं, और डिजाइन डिजाइनर सोच के पीछे बहुत सारे अलग अलग तरीका भी होता है। लेकिन जो आपका डिजाइन थिंकिंग होता है ना, उसमें जो पर्टिकुलर जो प्रोसेस होते हैं, खासकर एम्पैथाइज और डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्टिंग, तो ये सारी जो स्टेप्स हैं, वो डिजाइन थिंकिंग को एक्सप्लेन करता है। तो अगर आप डिजाइन थिंकिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या किसी भी काम को आप डिजाइन थिंकिंग के स्किल के थ्रू करना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो जो नॉर्मल थिंकिंग है उससे ये हटकर होता है, और इसमें आपको ये सारे प्रोसेस को फॉलो करें। तो आज हम लोग देखेंगे एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू कि किस प्रकार से हम लोग डिजाइन थिंकिंग के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एक जो प्रोडक्शन करता है, जो कंपनी में काम करता है, अगर आप उसके नजरिए से देखें तो आप देखते हैं कि उसने क्या किया, सामान बनाया और उसको मार्केट में छोड़ दिया। अब ये यूजर पर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे अपने काम में लाता है, कैसे उसको अपने लिए यूज करता है। तो ये जो अप्रोच होता है ना काम करने का, ये बिल्कुल ही रॉन्ग अप्रोच होता है। और इसके अलावा अगर आप ये सोचें कि यूजर हमारा क्या चाहता है, हमारा जो कस्टमर है वो क्या चाहता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उनके रिक्वायरमेंट को जानते हैं और वो क्या चाह रहे हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। और उसके आधार पर जब हम ह्यूमन सेंटर्ड प्रोडक्शन करते हैं या ह्यूमन सेंटर्ड या उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार जब प्रोडक्शन करते हैं, तो वो बिल्कुल आपका यूजर के पास जाता है और ये आपके पास राइट अप्रोच होता है किसी भी काम को करने का। यानी कि आपने यूजर्स के प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश की, तो ये आपका ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच कहलाता है। तो ये तो हम लोग सब जानते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, और प्रॉब्लम भी कई तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स कई तरीके हो सकते हैं, किसी भी तरह का समस्या हो सकता है, जैसे कार पार्किंग की समस्या। अगर आप कहीं मॉल में जा रहे हो तो आप देखते होंगे कि कार पार्किंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये भी इशू है। ठीक है, उसी प्रकार से कोविड के समय में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी, अचानक से वेंटिलेटर्स का एक प्रॉब्लम सा क्रिएट हो गया। तो ये भी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें
सॉल्यूशन निकालना चाहिए। उसी प्रकार से प्रोवाइडिंग हेल्दी मील, गाँव में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों को हेल्दी फूड अवेलेबल नहीं होता, उन्हें हेल्दी खाना जो होता है वो मिलता नहीं है। तो आप किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? ये अलग-अलग टाइप का ये प्रॉब्लम्स है, ये अलग-अलग तरह के इश्यूज़ हैं जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक छोटा-सा एक प्रॉब्लम जिसे हम डिस्कस करते हैं। एक वेस्ट बंगाल में एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ पर लोग रहते हैं और वो अपने डेली यूज़ के लिए गाँव में ही स्थित जो एक छोटा-सा तालाब है, उस पर वो डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर उनके पानी की आवश्यकताएँ जो होती हैं, वो गाँव में स्थित छोटे से तालाब पर ही डिपेंड करते हैं। और उस तालाब का जो पानी है, वो क्या है, दूषित, मतलब कि अब क्या हो रहा है कि उस गाँव के उस तालाब के पानी को पीकर गाँव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो क्या हो रहा है, वो बीमार पड़ रहे हैं, उनको अलग-अलग तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये समस्या के बारे में जब सरकार को पता चला, तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने उस जगह पर एक पानी का टैंकर लगा दिया, शुद्ध पीने का पानी का टैंकर, ठीक है? अब क्या हुआ कि सरकार ने कहा कि आप ₹5 दो हर दिन और आप 10 लीटर पानी आप यहाँ से ले जा सकते हो पीने के लिए, ठीक है? तो अब ये सॉल्यूशन गाँव वालों को मिल गया। लेकिन ये सॉल्यूशन मिलने के बाद भी गाँव में क्या समस्या हो रहा है कि अभी भी गाँव की जो महिलाएँ हैं, वो उसी तालाब का पानी यूज़ कर रही हैं, उस टैंकर का पानी यूज़ नहीं कर रही। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि जब सरकार ने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, फिर भी गाँव के लोग उस सॉल्यूशन की तरफ न जाकर उस तालाब के पानी को क्यों यूज़ कर, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में हमें जानना है। तो इस पर क्या हो गया, सरकार को जब लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन लोगों ने कुछ सोचा। अब यहीं से आपका एम्पैथी का काम शुरू हुआ। जो डिज़ाइन थिंकिंग का पहला जो प्रोसेस है, वो है एम्पैथी। तो एम्पैथी और सिम्पैथी, इन दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंट है, स्लाइट डिफरेंट। सिम्पैथी जहाँ पर हम लोग सहानुभूति रखते तो हैं, लेकिन वो सहानुभूति रखने का जो नज़रिया होता है ना, वो हमारा अपना होता है। और एम्पैथी क्या होता है? जब हम सामने वाले के दुःख को या उसके प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझकर जब हम उसे महसूस करते हैं, तो वो एम्पैथी का, ठीक है? तो अब यहाँ पर एम्पैथी शुरू होता है। सरकार ने अपने डेलीगेट्स को, मतलब कुछ लोगों की टीम को गाँव में भेजा और उन लोगों को बोला कि आप जाकर गाँव में सर्वे करो और पता करो कि क्या हो रहा है, एक्चुअल उनका प्रॉब्लम क्या है। ये एम्पैथी है। तो इस एम्पैथी पार्ट में गाँव में जब आते हैं डेलीगेट्स, सरकार के कर्मचारी आते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। अब वो गाँव वालों से जाकर के बातचीत करते हैं। अब पूछते हैं कि भाई आपका प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में, ठीक है? अब वो बात करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको वो अपने पास रखते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है कि सारे के सारे गाँव में जाकर, हर घर में जाकर वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है? और इस तरह से क्या होता है, हर यूज़र का, हर फैमिली का एक पर्सोना बनता है। पर्सोना क्या होता है? जब आप किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का, उसका इनकम, उसका फैमिली बैकग्राउंड्स, उसके किड्स कितने बच्चे हैं, वो कहाँ काम करता है, वो कितना क्या खाता है, ठीक है, कहाँ से लाता है, उसके घर में क्या-क्या सामान है। इन सब सारी चीज़ों का जब आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सोना, ठीक है? अब क्या होता है कि जब आप सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हो, ठीक है? तब आपको पता चलता है कि आप किन लोगों के लिए अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप किन लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अब आपको पता चलता है कि उनके रियल प्रॉब्लम्स आखिर में हैं क्या, ठीक है? तो ये कहलाता है आपका एम्पैथी पार्ट। अब जब आपके पास ये सारा का सारा प्रॉब्लम्स, सारे का सारा इन्फॉर्मेशंस इकट्ठा हो जाता है, तो आपने देखा क्या है कि पूरे गाँव के लिए हर एक व्यक्ति का इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और उससे ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो समस्या थी, पानी वाली जो समस्या थी, वो समस्या इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए कैसे सॉल्व हो। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफाइन, यानी कि जो एम्पैथी के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हुआ, उसको आपने अब क्या करना है, डिफाइन करना है। यानी कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को आप निकालिएगा इस सारी इन्फॉर्मेशन के डेटाबेस से। अब जब आपने सारे रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कर लिया है, आपके सारे रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ गए हैं, तब आपने जब कलेक्ट करना शुरू किया ना,
कि ऐसे कौन-कौन से इंफॉर्मेशन है जो उस प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, ठीक है? तो आपको क्या पता चला? आपको पता चलता है कि गाँव में रास्ता जो है, यानी कि उस पानी के टैंक तक आने का जो रास्ता है वो काफ़ी खराब है, ठीक है? दूसरी बात क्या पता चली कि जो गाँव की जो महिलाएँ हैं ना, वो तो अकेले रह जाती हैं। गाँव के जो पुरुष हैं, वो क्या होता है सुबह उठते के साथ वो काम के लिए बाहर चले जाते हैं। तो घर में केवल रह जाती हैं महिलाएँ और बच्चे। तो जो महिलाएँ हैं, वो 10 लीटर के कैन को उठाकर अपने घर तक नहीं ले जा पाती, ठीक है? ये उनका एक प्रॉब्लम है। तीसरी बात क्या है कि कम कमाई। अब लोगों के पास इतनी कमाई नहीं है कि वो हर दिन ₹5 देकर 10 लीटर पानी खरीदें, परचेज़ करें। तो ये भी एक प्रॉब्लम था, जो वहाँ पर उनको जाने से रोकना। अब क्या है, पानी की ज़रूरत भी कम है। अब पता चला कि गाँव वाले जो हैं, उनकी पानी की ज़रूरत 10 लीटर की नहीं, उन्हें हर दिन कुछ ही लीटर पानी की ज़रूरत है। तो ये अननेसेसरी पानी क्यों खरीदें? ये जब हमने सभी व्यक्ति का पर्सोना तैयार किया और उनके पर्सोना पर जब डिफाइन किया हम लोगों ने, तो हमें ये 4 ऐसे पॉइंट पता चले, जिससे हमें समस्या का जड़ पता चली। यानी कि पानी की टंकी के पास जो महिलाएँ वो जा नहीं रही हैं, उसका भी वो बेनिफिट नहीं उठा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये सारी समस्याएँ हैं, रास्ता खराब है, वो उस ऊबड़-खाबड़ रास्ते में इतना वज़नी पानी लेकर के नहीं जा सकते और उनका कमाई भी नहीं है कि वो हर दिन ₹5 खर्च करें पानी के लिए, ठीक है? और ऊपर से उनकी जो पानी की ज़रूरत है ना, वो कम है। तो ये डिफाइन हो गया कि आपके पास प्रॉब्लम का जो मेन कॉज़ था, वो आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है, जब आपके पास ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो अब आप आइडिएट करते हैं। आइडिएट का मतलब होता है आइडिया जनरेट। आपने समझ लिया कि उनके पास प्रॉब्लम क्या है, वो उनका रास्ता का प्रॉब्लम है, ठीक है? उनके पास रिक्वायरमेंट बहुत कम है, उनके पास पैसे की कमी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को वो रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है कि आप उनके प्रॉब्लम को आप जब सॉल्व कर रहे हो, तब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़ आपके पास हैं। अलग-अलग आइडिया आप अपने आप को इकट्ठा करते हो और उस आइडिया के थ्रू आप क्या करते हो, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करते हो, ठीक है? तो अब ये जो आइडिया है, वो क्या कर रहा है, अलग-अलग आपके विचार को देता है, अलग-अलग आप सोच आपके पास आ जाता है, ठीक है? तो अब अगर यहाँ पर इस तरह के आइडिया को जनरेट करके हम गाँव वाले के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और समस्या आती है। अगर हम इसी चीज़ को एक और प्रॉब्लम से रिलेट करके देखें, तो हम लोगों ने देखा कि पहले एग्ज़ाम्पल में था, उनका प्रॉब्लम, उनका एम्पैथी के थ्रू उनके सारे इंटरनल्स प्रॉब्लम को जानना और उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद उनके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन डिज़ाइन करना, ठीक है? ये एक डिज़ाइन थिंकिंग का एक पार्ट। अगर इसको हम थोड़ा-सा और क्लियर करें, तो एक और एग्ज़ाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है? उनके पास क्या होता है कि कुछ महीने ऐसे होते हैं ना, जहाँ पर केवल बर्फ से ढके हुए रहते हैं। वो पूरा का पूरा शहर जो होता है, वो बर्फ से ढक जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, ठीक है? अगर उनके घर कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उनको स अगर मान लीजिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाए, बच्चे को कुछ चिकित्सीय सहायता सहायता की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो कहाँ जाएँगे? ठीक है? अब इतने ठंड में क्या हो रहा है कि उनके बच्चे की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। इस तरह से क्या होता है, एक समस्या का यहाँ पर जन्म हो जाता है, यानी कि एक समस्या है। इनक्यूबेटर्स की समस्या हो जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो बर्थ देते के साथ उनको इनक्यूबेटर की ज़रूरत पड़ जाती है ना? तो अब इस इनक्यूबेटर्स की जो सॉल्यूशन है, वो केवल आपको बड़े हॉस्पिटल में ही मिलेगा। तो ये गाँव के लोग कहाँ जाएँगे? तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ डिज़ाइन के कुछ बच्चों ने इस समस्या पर गौर किया और उसके लिए उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया, उसके लिए उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। ठीक है? तो ये एम्पैथी के फील्ड में जाकर के उनकी जगह पर रख के देखा कि गाँव वालों को किस तरह का दिक्कत होता है। उनके सारे प्रॉब्लम्स को, उनके सारे के सारे डेटा को इकट्ठा किया, कि ये लोग रहते कैसे हैं, इनका जीवन स्तर क्या है, इनको और क्या-क्या समस्याएँ होती हैं गाँव में। इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद उन लोगों ने क्या किया, ये देखा कि उस ठंडे जगह में रहने वाले जो लोग हैं, उनको क्या चाहिए? फ्री ऑफरिंग चाहिए। यानी कि उनको बहुत ही कम दाम में मतलब सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है? क्योंकि गाँव के लोग जो होते हैं उनके पास उतना इनकम भी नहीं है कि वो बड़े-बड़े वेंटिलेटर्स और आईसीयू वगैरह में जा सकें, दे सकें अपने बच्चों को। दूसरी बात क्या है कि गाँव में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, बिजली की समस्या है।
तो उनको एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करना था उस छोटे छोटे बच्चों के लिए जहाँ पर वो इंक्यूबेटर्स बना सके, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं, ऐसे उनको डिजाइन चाहिए थी। तीसरा कि वो लाइट वेट होना चाहिए, वो ज्यादा भारी ना हो, जिनको माँ जो है वो उठा सके। और चौथा था वो पोर्टेबल होना चाहिए, मतलब उसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया कि उन बच्चों ने इस तरह से खोजा, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को वहां पर ढूंढा कि मुझे इस तरह का ये चाहिए जिससे कि हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर क्या बात आता है कि इसका डिजाइन कैसे तैयार होगा। तो स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ डिजाइन के बच्चों ने वो क्या किया, डिजाइन तैयार किया, प्रोटोटाइप। यानी कि सब कुछ हो गया, यानी कि एम्पैथी स्टेज के बाद आपके पास आता है डिफाइन, डिफाइन के बाद आता है आइडिएट, और आइडिएट के बाद आता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा छोटा वर्किंग मॉडल, ठीक है, जो स्टार्टिंग फेज में है और वो वर्किंग मॉडल हम यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो जो डिजाइन आपके दिमाग में है ना, उस डिजाइन को जब आप मशीन में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। अब उस प्रोटोटाइप को आप खुद से पेपर पर भी बना सकते हो, आप उसको कंप्यूटर पर डिजाइन कर सकते हो, कहीं भी उसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो प्रोटोटाइप होता है ना, ये आपका देखिए प्रोटोटाइप 1, अब ये प्रोटोटाइप 1 हो गया, उसमें आपने कुछ सुधार किया तो वो प्रोटोटाइप 2 बन गया, ठीक है। आप उसमें और सुधार करते हैं तो प्रोटोटाइप 3 बन जाता है। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रोटोटाइप बना सकते हो, ठीक है। और जब ये प्रोटोटाइप आपका बन जाता है तो आप इस प्रोटोटाइप को क्या करते हो, टेस्टिंग के लिए देते हो, ठीक है। और टेस्टिंग के लिए किसे देते हो, उस गांव में जिनको जरूरत है, आप उन लोगों को ये प्रोटोटाइप देते हो और उसको टेस्ट करते हो कि क्या ये प्रोटोटाइप अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और जब ये प्रोटोटाइप आपका टेस्ट हो जाता है तो आप इसको प्रोडक्शन लेवल तक ले जाते हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि टेस्टिंग के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे चेंज कर, ठीक है, तो आप उसको चेंज करके उस प्रोटोटाइप में फिर से सुधार लाते हो। इस प्रकार से प्रोटोटाइप का जो पूरा प्रोसेस है ना, ये टेस्टिंग पर आकर टेस्टिंग से फिर वापस वो प्रोटोटाइप पर चला जाता है और डिजाइनिंग में जाता है। तो ये जो आपके पास ये 5 स्टेप है ना, ये टेस्टिंग हम लोग जो करते हैं उन माओं को देते हैं, और उन माँ जो होती हैं वो उस पर अपना यूज करती हैं, वो बताती हैं, अपना फीडबैक देती हैं, और उस फीडबैक के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे आइडिया को फिर से चेंज करते हैं, यानी कि फिर आइडिया लेवल पर जाते हैं और वहां पर फिर हम लोग डिजाइन में चेंजेस करते हैं, ठीक है। और फिर उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, में उसको सुधार करते हैं और फिर टेस्टिंग के लिए देते हैं। तो ये जो डिजाइन थिंकिंग का ये जो 5 प्रोसेस है, एम्पैथी, डिफाइन, आइडिएट, आइडिया जनरेट करना, प्रोटोटाइप बनाना और टेस्टिंग, ये 5 जो स्टेप्स है ना, वो क्या करता है, किसी भी प्रॉब्लम्स के रूट में जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अलग अलग आइडिया देता है और आपको एक नया प्रोडक्ट तैयार करने में हेल्प करता है। यानी कि आप एक नया प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद वो फाइनल आपका जो प्रोटोटाइप है ना, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका आप प्रोडक्शन शुरू करते हो। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आप क्या देखते हैं कि आप उन लोगों से जुड़ जाते हैं जिनकी समस्याएं आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एम्पैथी का पार्ट, उनके प्रॉब्लम को समझना, उनके प्रॉब्लम्स को रिकॉर्ड करना, ये डिफाइन का पार्ट, जब आप उनके प्रॉब्लम्स पर काम करना शुरू करते हो, सोचना शुरू करते हो, ये कहलाता है आइडिएशन का पार्ट। और जब उस आइडिया को आप पेपर से उठाकर प्रोटोटाइप बनाते हो, उसका मॉडल तैयार करते हो, उसका वर्किंग मॉडल बनाते हैं, ये कहलाता है प्रोटोटाइप। और जब उस वर्किंग मॉडल को ये गांव के लोग या वो जो महिलाएं हैं जिनको ये जरूरत है वो उसको यूज करती हैं, तो ये कहलाता है टेस्टिंग पार्ट। और जब ये पूरी तरह से टेस्ट हो जाता है और आपको फीडबैक करेक्ट मिलता है, 100% फीडबैक सही मिलता है, तब आप इसका प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। तो डिजाइन थिंकिंग आपके हर क्षेत्र में काम करता है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप वर्किंग पर्सनल हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, ये हर क्षेत्र में डिजाइन थिंकिंग काम करता है। तो आप देखेंगे कि ये जो डिजाइन थिंकिंग मैंने जो इंक्यूबेटर की बात की थी, इसका नाम है एम्बेरस। ये इंक्यूबेटर्स एक इतना सुंदर मॉडल है जो पोर्टेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, और ये बहुत आसानी से यूज हो सकता है। तो ये जो क्या होता है कि गांव के जो बच्चे हैं ना, उनको ये जीवन दान करता है। तो गांव में ऐसे बच्चे जहाँ पर इनको प्रॉब्लम्स होता है लाइफ को लेकर,
ठीक है, वहां पर ये इनके लिए जीवन का वरदान है। इनको बनाने के लिए आप इनके लिए जा सकते हैं www.embarrassglobal.org पर जाकर के इस के बारे में, इस एम्बेरस के बारे में, इंक्यूबेटर के बारे में आप पूरी डिटेल ले सकते हो। इनको बनाने वाली जो पूरी टीम थी ना, वो 35 पीपल्स की जो टीम थी, वो बैंगलोर में है, वो हमारी इंडिया की ही है ये, ठीक है। और इसको 2007 में ये की पूरी टीम इस पर काम की थी और इसको 2008 में ये कंपनी फॉर्मेशन हुआ था। ये बहुत ही चर्चित है पूरे वर्ल्ड में, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट इसके बिके हैं और ये पूरी की पूरी टीम जो है, ये आपके पास इन लोगों ने पूरे की पूरी सोसाइटी को बदल दिया। यानी कि आज के डेट में इन्होंने लोगों के बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व। तो डिजाइन थिंकिंग जो है ना, वो आज के समय में लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। तो जो सोच हमारा ट्रेडिशनल था, उस सोच में अगर हम लोग एम्पैथी मिक्स करते हैं, थोड़ा सा उस प्रॉब्लम को डिफाइन करें अच्छी तरह से और उसमें हम अलग अलग आइडिया को मिक्स करते हैं और उससे जो मॉडल बनता है, वो निश्चित ही आपके समाज के इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व करता है। और जब आप सॉल्व करके उस मॉडल को प्रोडक्शन लेवल पर ले जाते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर क्या है? जो लोगों की समस्याओं को लेता है, समझता है और उसके लिए नए नए आइडिया निकालता है और उस आइडिया पर काम करके मॉडल बनाता है और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये है एंटरप्रेन्योर्स। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये देखा कि डिजाइन थिंकिंग और नॉर्मल थिंकिंग में क्या अंतर है और किस प्रकार से डिजाइन थिंकिंग आपके पढ़ने के भी स्टैंडर्ड को सुधारता है, आपके वर्किंग मॉडल को सुधारता है, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, ये आपको 100% सक्सेसफुल बनाता है। तो ऐसे जो भी हैं जिनके पास डिजाइन थिंकिंग है, वो निश्चित ही अपने सक्सेस रेट को 60% से ज्यादा ग्रो। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा, ये जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू। अभी